मॉर्निंग बच्चों, शीट निकालिए, लाइए शीट दीजिए। शायद आपका PS1 कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है PS2 की। इस हफ्ते में कंप्लीट करके मंडे से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है। आइए, आपका पहले नंबर का सवाल है। बड़ा सवाल देख के डर मत जाइएगा। देखिए, एक आदमी अपनी आय को 4-5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। खर्च की जाने वाली राशि को वह 3-2-3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा पर खर्च करता है। बचत की राशि को वह 12-13 के अनुपात में 12:13 के रेशियो में क्रमशः बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। यदि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा के खर्चों को 20%, 40% और 50% बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई हो, तो उसे अपनी आय को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए ताकि वह बचत की राशि को 5% तक कम कर सके। तो देखिए, पहली चीज, बचत की जाने वाली राशि को बैंक और पोस्ट ऑफिस में 12:13 के रेशियो में जमा किया जा रहा है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आगे कहीं क्वेश्चन में बैंक में कितना जमा हुआ और आपका पोस्ट ऑफिस में कितना जमा हुआ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो इसका कोई रोल भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बैंक और पोस्ट ऑफिस वाला बंटवारा करना भी नहीं है। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन जो है प्रतिशत में ही आपको आंसर करना है, कोई रियल फिगर तो दिया नहीं गया है। तो हम यहां पर आय को बोलेंगे, बांटा जा रहा है 4-5 के अनुपात में, खर्च और बचत में ये जा रहा है, तो खर्च को बोल देंगे 400 और बचत को क्या बोल देंगे 500। तो आय कितनी हो जाएगी 900। ऐसे सबसे पहले माना जाएगा, सबसे पहले यही हमारा काम होगा। देखिएगा, यहां पर खर्च हो गया आपका, बताइए 400, फिर आपका 4000 भी कर सकते हैं, लेकिन 400 करिए। बचत हो गया आपका 500, आय क्या होगी 900 रुपए। अब क्या बोला है, खर्च की जाने वाली राशि को 3-2-3 के अनुपात में भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च किया है। तो ध्यान से देखिएगा, भोजन, वस्त्र, यहां करता हूं, भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर जो खर्च का अनुपात है वो 3-2-3 का है। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आपके भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च का अनुपात है, तो कुल खर्च कितना होगा रेशियो में? यहां से आप कुल खर्च बोल सकते हैं रेशियो में कितना, 3-3-6-2 8। रियल में जो है कुल खर्च वो कितना है 400 है। बच्चों बताइएगा 400 है कि नहीं? तो क्या ये 8 हमारा 400 के इक्विवेलेंट होगा? ये 8 हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 400 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, 8 बराबर किसके? 400 के। 1 बराबर किसके? 50 रुपए के। 50 मत मानिए, छोड़िए, रुपया छोड़िए। 1 बराबर किसके? 50 के। तो भोजन का खर्च कितना होगा? 1 बराबर जब 50 के, तो 3 बराबर 150 के, 2 बराबर 100 के, और शिक्षा पर जो खर्च होगा वो होगा आपका 150। अब बताइए कहां कहां कैसे कैसे वृद्धि हुई है वो देख लेते हैं। बोला गया 20%, 40% और 50% से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है। ध्यान से देखिएगा, इसका 20% बढ़ा है, इसका 40% बढ़ा है और इसका 50% बढ़ा है। हर एक बच्चा देखेगा। तो आपका जो भोजन पर जो नया खर्च होगा वो कितना हो जाएगा? 180। कितना होगा? 180। भाई 150 का 20% कितना होता है? 30 होता है। 30 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 180। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 40% बढ़ेगा, 100 का 40%, 40 हुआ तो 140 हो गया, और
150 का 50% बढ़ेगा यानी कि 75 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 225। बच्चों अब लिखेंगे हम यहां पर कुल खर्च, एकदम नॉर्मल तरीके से किया जा रहा है। कुल नया खर्च लिखिए, नया खर्च क्या हो जाएगा 180 प्लस 140 प्लस 225 कितना हुआ 545। ये कुल नया खर्च हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए कुल नई बचत, क्या होगा, बचत 5% से कम किया गया है, तो बचत है कितना 500, तो 500 का जो 5% होगा वो कितना होगा बताइए 25 होगा। 500 का 5% 25 होगा, तो आप 500 में से 25 घटा देंगे, कितना आएगा 475। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कुल नई आय बताइए। कुल नई आय क्या हो जाएगी 545 प्लस 475 बताइए 1020 रुपए। कट तो नहीं रहा है, 1020 हो गया ये। अब बताइए आय को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि ये कंडीशन आपकी पूरी फुलफिल हो जाए। पुरानी आय 900 थी, नई आय 1020 हो रही है, आ रहा है समझ में, 1020 हो रही है, तो क्या होगा बताइए कितना बढ़ा रहे हैं 120। किस पर बढ़ा रहे हैं 900 पे, तो लिखेंगे आय में, आंसर देने जा रहे हैं फाइनली, आय में वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा 120 की वृद्धि हो रही है 900 पे और गुणे 100 बताइए कितना 40 बटा आया है 13 सही 1/3%। यह आपका आंसर है, आय को 13 सही 1/3% बढ़ाना है। इस चीज को इसी बेसिक के माध्यम से थोड़ा सा और छोटा किया जा सकता है, उस चीज को आपको सीखना है, अनिवार्य रूप से वो चीज सीखनी है आपको। हमने क्या किया है, खर्च को मान लिया 400, यही बेसिक तरीका सब यही रहेगा, इसी तरीके से ये होगा भी, लेकिन एक जगह थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है कैलकुलेशन में, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले ये देख लीजिएगा। ये आपका PS2 शुरू हो गया है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, ध्यान से देखिए। खर्च है आपका 400, बचत आपकी 500, ये मान लिया। आप 40 और 50 भी मान सकते हैं, आप 4000 और 5000 भी मान सकते हैं, लेकिन 4x और 5x मत मानिएगा, चूंकि आंसर आपको परसेंटेज में ही देना है, तो आप कोई भी फिगर अपना मान के आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे भी एग्जैक्ट फिगर का आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन है नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अनुपात दिया हुआ था खर्च और बचत का 4 और 5 का, तो क्या खर्च 400 और 500 बचत को कह सकते हैं, कहा जा सकता है। आय हो गई 900, ये प्रारंभिक आय है। अब जो खर्च की जाने वाली राशि है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, भोजन पे, वस्त्र पे और शिक्षा पे, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो 3:2:3 है। अगर हम देखें तो रेशियो के हिसाब से कुल खर्च कितना है 3 3 6 2 8 है। रियल में अगर देखा जाए तो कुल खर्च कितना है 400, तो क्या ये हमारा 8 400 के इक्विवेलेंट होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, होगा। तो यही 8 हमारा इक्विवेलेंट हो गया किसके 400 के, तो 1 बराबर 50 के। ध्यान दीजिए, तो भोजन वस्त्र और शिक्षा का जो खर्च आएगा वो आएगा 3 बराबर 150 के, 2 बराबर 100 के और 3 बराबर 150 के। अब बोला गया है बच्चों यहां पर 20% की वृद्धि, यहां 40% की वृद्धि और यहां 50% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि करेंगे तो ये नए खर्च आ जाएंगे। बोला है खर्च आपका बढ़ा है, आय आपकी 5% कम की गई है, सॉरी आय नहीं, बचत को, जो पुरानी बचत थी वो 5% कम होगी, पुरानी को ही तो कम करेंगे, तो नई बचत वहां से आ जाएगी। देखिएगा कुल नया खर्च 545 हो गया, कुल नई बचत क्या होगी 500 में 5% कम कर दिया यानी कि 25 कम कर दिया तो 475 हो जाएगा। तो कुल नई आय क्या बनेगी, नया खर्च नया बचत 1020, ठीक है। वृद्धि 120 की दिखाई दे रही है, सीधे 900 पे 120 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि प्रतिशत कैलकुलेट कर लिया। बच्चों ये इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं, सीधे हम वृद्धि को भी देख सकते हैं, कैसे, बिना इसके।
इसमें 20% बढ़ना मतलब 30 बढ़ना, इसमें 40% बढ़ना यानी कि 40 बढ़ना, इसमें आपका 50% बढ़ना मतलब 75 बढ़ना। कुल वृद्धि जो होगी डायरेक्ट निकल के आएगी। आप जानते हैं जो खर्च में वृद्धि होती है वही आय में भी वृद्धि होती है। खर्च में जो वृद्धि होती है वही आय में भी वृद्धि होती है। पीछे PS1 में भी कोई एक सवाल था और हमने डायरेक्ट नए खर्चों को ना निकालकर केवल क्या निकाला, खर्च में वृद्धि से ही आय में वृद्धि दिखा दिया। आय में वृद्धि मतलब अगर खर्च में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि नहीं करेंगे तो सामान कम खरीदेंगे, यही तो होगा। खर्च में जितनी वृद्धि हो रही है, सॉरी खर्च मतलब जो आपका मूल्य है, मूल्य में वृद्धि हो रही तो वही तो खर्च करेंगे, ये हमने बताया था PS1 में। तो बात यहां भी है, इस पे खर्च में वृद्धि हो रही है तो आय में भी उतनी वृद्धि कर देंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस। तो आय में जो वृद्धि करनी पड़ेगी 30, 40 और 75 की करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और डाल दिया है, बचत पहले जितना नहीं है, बचत में क्या हुई है 5% की कमी हुई है। तो बचत क्या थी 500, यानी कि अब हमें 500 नहीं बचाना है, अब हमको 25 क्या करना है, कम बचाना है। तो जो बढ़ाए थे यहां पर आय में वृद्धि किए थे उसमें 25 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। कितना आएगा 120 आएगा, ये 120। फाइनली हमको आय में इतने की वृद्धि दिखानी है, आय में इसी की वृद्धि दिखानी है, ये चीज आपको समझना है। और एग्जाम में अगर ये फॉलो करेंगे तो ओरल कर लेंगे क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं होगा ज्यादा। इसके पहले वाले मेथड में टाइम बर्बाद हो रहा था, यहां पर अब आपका टाइम सेव होगा। नया खर्च आपको नहीं निकालना है, खर्च में वृद्धि देख लेना है तो वही आय में भी वृद्धि होगी। भाई खर्च में अगर जो वृद्धि हो रही है आय में वही वृद्धि कर दीजिए तो चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। तो आय में भी वही वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन एक बात और जोड़ दिया है कि बचत 5% कम हो जा रहा है, यानी कि हमको और कितना नहीं बचाना है, 25 नहीं बचाना है। तो 25 नहीं बचाना है तो जो बढ़ा था उसी में से 25 क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। जो 25 यहाँ नहीं बचाना है वो ला के इसमें खर्च करेंगे हम, तो आय बढ़ाना पड़ेगा नहीं, 25 कम कर दीजिए। इतना आय नहीं बढ़ाना पड़ेगा इसलिए 25 कम कर दीजिए। तो 120 ही केवल आय बढ़ानी पड़ेगी, 120। आय कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 120। तो आय में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, 120 बटा में 900 गुणे 100 कितना बच्चों, 13 सही 1/3%। ये आपका आंसर है, 13 सही 1/3%। आ गया बच्चों समझ में। है कोई डाउट? बच्चा कह रहा है कि अर्पित वर्मा कह रहे हैं सबका एलसीएम लेकर इनकम ले सकते हैं। हाँ क्यों नहीं ले सकते? देखिए मानना है तो आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या रहेगी, आसान। जो मैंने ये फिगर उठाया है इसमें कैलकुलेशन क्या रहेगी, आसान। 400-500 ले लेंगे तो ये इजी कैलकुलेशन का फिगर होगा। नहीं तो 4, 5, 3, 2 का एलसीएम लेने जाएंगे तो कितना होगा, बताइए बताइए बताइए। 6 क्यों होगा, 4, 5, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। कितना होगा, नहीं बनेगा 60। 60 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, समझ रहे हैं। तो क्या जरूरत है 60 लेने की, हमें इस रेशियो को तो बनाए रखना है ना, हमें इस रेशियो को तो बनाए रखना है इसमें। तो आय जब 60 ले लेंगे या 600 ले लेंगे तो फिर बांटना पड़ेगा, फिर चीजें लेंदी बनेगी कि नहीं। हम आय अगर 60 या 600 या 6000 ले लेंगे तो फिर बांटना तो पड़ेगा ही, फिर ये बंटवारा तो करेंगे ही, यहां भी बंटवारा करेंगे खर्च और बचत का, फिर यहां भी बंटवारा करेंगे। सवाल वो अपने आप में लेंदी हो गया। अर्पित, तो अर्पित वर्मा ऐसे नहीं करेंगे जो आप बता रहे हैं। हाँ ले सकते हैं, हम ये मना थोड़ी करेंगे कि नहीं ले सकते। भाई संतोष लास्ट टाइम में एक बार फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। सुधांशु पटेल सर आईडी कार्ड जमा हो रहा है क्या सर? हाँ आईडी कार्ड जमा हो रहा है, जमा करके लाइव क्लास ले लीजिए, जमा करके लाइव क्लास ले लीजिए। आइए दूसरे नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। एक क्लब में 40% व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा 80% व्यक्ति 45 वर्ष के बराबर या उससे कम उम्र के हैं। सभी व्यक्तियों का 20% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में से 20% क्रिकेट खेलते हों
तो क्रिकेट खेलने वालों में कितने प्रतिशत व्यक्ति 45 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं? तो चलिए, मान लिया कुल व्यक्ति कितने हो गए? 100। माना कुल व्यक्ति बराबर ओरल है, व्यक्ति बराबर 100। अब देखिए 40% व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो 30 प्लस वाले व्यक्ति कितने होंगे? 40 लोग होंगे। और बोला गया है 80% व्यक्ति 45 वर्ष के बराबर या उससे कम आयु के हैं। 45 वर्ष के बराबर या कम आयु वाले कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। ध्यान से देखिए, उसके बाद बोला है सभी व्यक्तियों का 20% क्रिकेट खेलते हैं। कुल क्रिकेट खेलने वाले क्या हो जाएगा? 20। 100 का 20% यानी कि क्या होगा? 20। अब यदि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में से 20% क्रिकेट खेलते हैं, तो 45 वर्ष के बराबर या कम उम्र वाले कितने हैं? 80 लोग हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा 45 वर्ष के से अधिक आयु वाले कितने लोग होंगे? कितने होंगे? 100 माइनस 80 यानी कि 20 लोग होंगे। और इसमें क्रिकेट खेलने वाले बता दीजिएगा क्या होगा? 20 का 20% यानी कि 4 ही लोग हैं ना? ठीक है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में से 20% क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलने वालों में कितने प्रतिशत व्यक्ति 45 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं? कुल क्रिकेट खेलने वाले क्या 45 वर्ष या उससे कम उम्र वाले हैं। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो 45 वर्ष के बराबर है या कम उम्र वाले हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं? वो निश्चित रूप से 16 लोग होंगे। बता दीजिए निश्चित रूप से कितने लोग होंगे? 16 लोग। तो लिखते हैं 45 वर्ष के बराबर या कम के क्रिकेट खेलने वाले। ये लाइन हटा देते हैं बच्चों। अगर हम ये लाइन ना लेते, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? लेना ही पड़ेगा क्या? हाँ, 20 का क्या निकाल दें? बताइएगा। 80%। 20 का क्या निकाल लीजिए? 80%। डायरेक्ट 16 लोग नहीं आ जाएंगे? बताइए, आ रहा है कि नहीं? 20 का 80%, डायरेक्ट ये 16 लोग आ गए। अब देखिए, वैसे भी घटाए होते तो 20 में से 4 जाता तो क्या आता? 16 ही आता। 20 में भी 4 जाता तो क्या आता? वो 16 ही आता। और अगर आप 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की बात करें तो वो कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। इसका कितने % क्रिकेट खेलते हैं? कितने %? इसका 20% खेलते हैं ना? सॉरी बच्चों, ठीक था, क्रिकेट खेलने वाले। इसका 20%, 20 का 20% कितना आया? 4। तो अब ये 80% नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 20 माइनस 4 यानी कि 16। अब जाकर ये 80% होगा। अब जाकर ये क्या होगा? 80%। हम लोग रास्ता दूसरा पकड़ लिए थे। क्यों पकड़े थे ना रास्ता चेंज करके? हमारा ये जो 20 लोग यहां दिखाई दे रहा है, 45 वर्ष से अधिक आयु वाले 20 लोग होंगे। इसका बोला है 20% क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो इसका 20% क्या आएगा? 4 आएगा। इसका 20% क्या आएगा? 4। तो कुल क्रिकेट खेलने वाले तो 20 लोग हैं। 20 में से ये 4 घटा देंगे तो बचे 16 लोग। ये 16 लोग कैसे होंगे? 45 वर्ष के बराबर या उससे कम आयु के होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं। तो इन्हीं का प्रतिशत पूछा गया है। 16/20 गुणे कितना आएगा? 80%। ये आपका आंसर है।
आप कहेंगे अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा ये सवाल ओरल था। क्वेश्चन क्या है ये? ओरल है, लिखने में तो लग ही जाता है समय, लेकिन क्वेश्चन ये किसी को लग रहा है कठिन? कुछ भी कठिन नहीं है, सारे आंकड़े तो क्वेश्चन में दिए गए हैं, हम अलग से थोड़ी कुछ उठाएंगे। हम लोग वहां फिसल गए थे, थोड़ा सा चल सही रहे थे, लेकिन बाद में ये कंडीशन दिमाग से निकली और हम लोग वहां फिसल के उसका 80% उठाने लगे थे। नहीं, ऐसे नहीं है। क्या बोला है? कुल व्यक्ति हो गए 100, तो 30+ वाले, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। 30+ वालों का कोई रोल ही नहीं है, फर्जी कंडीशन है। 45 वर्ष के बराबर या कम आयु वाले कितने हैं? 80% है, यानी कि 80 लोग। ये 45 से कम होंगे या 45 ईयर के इक्वल वाले होंगे 80 लोग। कुल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? टोटल का 20%, तो केवल 100 लोगों में 20 ही लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें कुछ 45 से कम वाले होंगे, कुछ 45 से ऊपर वाले होंगे, तो 20 लोग ही टोटल क्रिकेट खेलते हैं। फिर बोला है 45 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं उनमें केवल 20% क्रिकेट खेलते हैं। तो 80 लोग तो 45 से कम वाले या उसके बराबर वाले हैं, तो 45+ वाले लोग कितने होंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने? 20 लोग होंगे। और इन 20 लोगों का 20% यानी कि 4 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल तो 20 लोग ही क्रिकेट खेलते हैं, तो 20 में 4 हटाएंगे जो 45+ वाले हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 45+ वाले उनको हटाएंगे तो 16 लोग बचेंगे। और ये 16 लोग कितनी आयु वाले होंगे? 45 के बराबर वाले या 45 के कम वाले, यही 16 लोग। तो इन्हीं का प्रतिशत पूछा है कि कुल क्रिकेट खेलने वालों का, कुल क्रिकेट खेलने वालों का मतलब 20 का कितने प्रतिशत लोग जो क्रिकेट खेलते हैं 45 के बराबर है या 45 वर्ष से कम आयु के हैं। तो केवल वो 16 लोग हैं, तो 16/20 गुणे क्या करेंगे? 100, आ जाएगा कितने परसेंट? 80%, 80%। क्लियर है? हाँ, विशंभर विश्वा पुराने स्टूडेंट को जो 2019 वाले हैं उनको मिलेगा। आई कार्ड जमा करिए ऑफिस में, आपको क्लास मिलेगी। कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास ले ले, बाद में जैसे मान लिया कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, फिर बच्चे नॉर्मली बैठने लगे, तो मुझे क्लास में भी बुला के पढ़ाने की कोई समस्या नहीं होगी, आराम से पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? दोबारा समझाऊं? बताइए, कठिन लग रहा है क्वेश्चन? न्यू स्टूडेंट है कि ओल्ड स्टूडेंट है आप? न्यू तब क्यों दोबारा समझेंगी? अभी तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, नया टॉपिक है आपका, मंडे से स्टार्ट होगा, वहां से सब समझ में आएगा। नए बच्चों को मंडे से सब समझ में आएगा, अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा कुछ, ठीक है, क्योंकि ये PS2 चल रहा है। हाँ, पुराने बच्चों को ही केवल समझ में आएगा। आई कार्ड जमा करने के बाद शीट मिलेगी कि नहीं? नहीं, आई कार्ड जमा करने के बाद शीट नहीं मिलेगी। आई कार्ड जमा करने के बाद शीट नहीं मिलेगी। आइए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इतने बच्चे हैं कि मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। एक गांव में, ध्यान से देखिएगा, 45% महिला और बाकी सब पुरुष हैं, तो 45% महिलाएं होंगी तो 55% पुरुष होंगे। महिलाओं में 20% विवाहित हैं, ठीक है, और विवाहित महिलाओं का 33.1/3% सरकारी नौकरी करती हैं, तथा पुरुषों की संख्या का 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी ना करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नौकरी ना करने वाले महिला पता करिए और नौकरी ना करने वाले पुरुष पता करिए। कुल जनसंख्या भी हम कितनी मान लें? 100। हम ओरल बता देंगे धीरेन्द्र कुशवाहा अभी। आइए, कुल जनसंख्या हो गई आपकी 100। जनसंख्या बराबर हो गई 100, तो महिलाएं कितनी होंगी इसमें? 45, सही है। अब इसके बाद महिलाओं में 20% विवाहित हैं, तो विवाहित मैरिड कितनी होंगी? 45 का 20% कितना? 9। और बोला है विवाहित महिलाओं का 33.1/3% सरकारी नौकरी में है, तो नौकरी वो भी सरकारी है ना,
क्या होगा, 9 का 1/3 यानी कि 3 लोग। बिना नौकरी के, नौकरी नहीं, कितना, गलत, 45 - 3 यानी कि 42। आया समझ में? 45 - 3 क्या होगा, 42। इनके बारे में ये बताइए, महिलाएं 45 हैं, 9 विवाहित हैं, और सरकारी नौकरी करने वाली जो महिलाएं हैं वो विवाहित ही हैं। इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए हम मानेंगे, क्या मानेंगे, कि इसमें कोई नौकरी नहीं करता, मतलब इन 3 के अलावा कोई नौकरी नहीं करता, इन 3 के अलावा और कोई नौकरी नहीं करता, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो यही माना जाएगा ना। 3 के अलावा कोई नौकरी नहीं करता महिलाओं में। 45 महिलाएं हैं टोटल, 9 महिलाएं विवाहित हैं और 9 महिलाओं में 33 सही 1/3%, यानी कि उसका मतलब होता है 1/3। 1/3 आपकी क्या है, सरकारी नौकरी में महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं सरकारी नौकरी में है, तो बस 3 ही महिलाएं सरकारी नौकरी में होंगी। तो ये नहीं बोलेंगे कि 6 महिलाएं सरकारी नौकरी में नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। 3 महिलाएं सरकारी नौकरी में है तो 42 महिलाएं सरकारी नौकरी में नहीं होंगी, ये बोलना पड़ेगा। बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, 6 बोल देते हैं, मिस्टेक है ये। आया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? नहीं समझे? नहीं समझे? आ गया ना समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा अब। तो नौकरी नहीं वाली हो गई 42 महिलाएं। पुरुष की बात करते हैं, पुरुष कितने होंगे, 55 सरकारी नौकरी वाले। सरकारी नौकरी नहीं निकाल लेना सीधे, 55 का कितना, 40% तो नौकरी करते हैं, तो 60% नौकरी नहीं करेंगे, कितना आएगा, 33। कुल नौकरी ना करने वालों की संख्या, या कुल नौकरी ना करने वालों की संख्या क्या हो जाएगा, इधर 42 और इधर 33, कितना, 75। तो प्रतिशत क्या होगा, 75%। क्यों बच्चों? क्योंकि 100 में 75 नौकरी नहीं करते महिला पुरुष मिलाकर, 100 में 75 नौकरी नहीं करते महिला पुरुष मिलाकर, तो परसेंटेज क्या होगा इसका, 75% होगा। कितना परसेंट होगा, 75%। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। आ रहा है सबको समझ में? हर एक बच्चा देखे 9 कहां से आया है, कौन से सवाल में 9 कहां से आया है, विवाहित है, महिलाओं का 20% विवाहित है, तो 9 आ गया, और कहां से आएगा। आंकड़ों पर ध्यान रखिए, क्लियर रहेगा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, चौथे नंबर का सवाल है आपका। अब किसी को समझ में नहीं आएगा, जो नए होंगे, ये जो पुराने बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं परसेंटेज, उन्हीं को ये क्लियर होगा। आइए, एक जन्म दिवस पर केक बनाने वाली कंपनी 100 सेंटीमीटर लंबा, 80 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा केक बनाती है। लागत यानी कि कॉस्टिंग को कम करने के लिए कंपनी केक को 19% कम करना चाहती है। 19% कम करने का मतलब बच्चों, उसका आयतन 19% कम करना चाहती है, मतलब उसका पूरा शेप साइज जो भी है, जो उसमें मटेरियल लगा है, उसको 19% वो कम करना चाहती है। केक बनाने के लिए जितना भी मटेरियल लगा है, उस मटेरियल को वो 19% डिक्रीज करना चाहती है, तब उसकी लागत क्या आएगी, कम आएगी। छोटा केक बनेगा, केक क्या बनेगा, छोटा, तो लागत क्या आएगी, कम आएगी। तो केक को 19% कम करने का मतलब क्या, केक के आयतन को यानी कि जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है उसको कम करने की बात कर रहा है। आया समझ में? वॉल्यूम का मतलब मटेरियल यूज्ड, जिससे वो बना हुआ है, तो उसको 19% कम करने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कम करना चाहता है, इसके लिए केक की ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि पहले ऊंचाई 40 सेंटीमीटर थी, तो अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, 40 का 20% कम, तो कितना कम होगा, 40 का 20% 8 होता है, 8 कम करेंगे तो अब ऊंचाई क्या हो जाएगी केक की, कितनी, 32 हो जाएगी। सही है। और बोला गया लंबाई चौड़ाई को समान ही रखा जाए, तो लंबाई चौड़ाई समान रखने का मतलब 80 और 40 नहीं रखना, यह नहीं कि पुरानी पहले की तरह रखिए, ऐसा नहीं है। 80 40 नहीं, लंबाई चौड़ाई समान रखने का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल कर दीजिए, एक्स और एक्स कर दीजिए।
तो बनाए गए केक की लंबाई क्या होगी? केक की लंबाई पूछा गया है, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों को क्या कर दीजिए, एक्स और एक्स कर दीजिए। ये पहले समान रखने का ये मतलब नहीं कि पहले की तरह रखिए, तब तो फिर प्रश्न ही नहीं बनता ना। फिर लंबाई कहाँ पूछता? लंबाई पूछा, यानी कि लंबाई चौड़ाई को भी आपने बदल के एक समान कर दिया है। ऊंचाई भी आपकी बदली है, 40 के बदले 32 हो गई है। तो आपको यही बताना है कि लंबाई क्या है। तो सुनिएगा, केक जो है वो घनाभकार है, थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज है यहाँ पर। केक कैसा है? घनाभकार। केक बच्चे ये है, केक ये है, घनाभकार केक है। लंबाई इसकी कितनी है? 80। चौड़ाई इसकी कितनी है? 40। ऊंचाई कितनी है? अच्छा चलिए, लंबाई कितनी है? 100। चौड़ाई 80, यही चौड़ाई होगी ना। और ऊंचाई 40। ये देखिए, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। ये 100, ये 80 और ये क्या हो गया? 40। ये पुराने केक का फिगर है। पुराना केक कितना बड़ा है, कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है, वो किससे पता चलता है? वॉल्यूम से। आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? L इंटू B/H। केक को बनाने में लगे मटेरियल का आयतन या केक का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन में इन चीजों को। अब केक को क्या किया गया है? छोटा किया गया है, 19% कम किया गया है। तो 19% जो कम हुआ है बच्चों, इसका पूरा वॉल्यूम 19% कम हुआ है। पूरा वॉल्यूम क्या हुआ है? 19% कम हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। फिर केक कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अभी भी बड़ा है केक, अब ऐसा हो गया। केक छोटा हो गया, ज्यादा छोटा कर दिया क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम लोग के मानने की बात है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा? मान लिया इसको लंबाई को x बोल दीजिए, चौड़ाई को भी x बोल देंगे, और ये जो नई ऊंचाई होगी वो क्या होगी? बताइए। 40 का 80% ना, कितना? 32 हो गई। अब इसकी लंबाई x हो गई, चौड़ाई भी x हो गई, दोनों को बराबर रखिए। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? 20% कम। इससे 20% कम कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी? बताइएगा। 32। क्लियर है ना? ये चीज आ रहा है समझ में? अब देखिए, अगर इसका आयतन निकालकर उसमें से हम 19%, 19% कम कर दें तो इसके आयतन के बराबर होगा? बताइए। केक की लागत को कम करने के लिए 19% छोटा किया गया है, तो क्या छोटा करेंगे उसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जिस मटेरियल से ये बना हुआ, मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो मटेरियल यूज्ड टोटल कम होगा। तो टोटल कैसे पता चलेगा? इसका टोटल कितना मटेरियल है वो निकाल कर उसमें 19% कम कर दीजिए, तो अब नया मटेरियल पता चलेगा। और नया मटेरियल किसके बराबर? इसके बराबर। समझ में आया? तो एक लाइन की कंडीशन यहां बनेगी, 100 गुणे 80 गुणे 40 और गुणे कितना कम कर रहे हैं? 19% कम कर रहे हैं ना। तो 19% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। 81% हो जाएगा। सही है। और ये बराबर किसके? x गुणे 32। हल करके x बराबर बताइए। 90 आ रहा है बाबू। 90 सेंटीमीटर ना बच्चों? हाँ 90 सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका। देखिए बच्चों ने, अभय त्रिपाठी ने आंसर करा है, सत्यम वर्मा ने आंसर करा है, अंशु यादव ने आंसर किया है, मनीष, अनूप, अर्पित सब आंसर किए हैं। शिवम द्विवेदी को बात करनी है। सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमारा नंबर, आप अपना नंबर दे दीजिए। ले लीजिए। 91 40 85 35 45। व्हाट्सएप केवल करिएगा, फोन आजकल नहीं उठाता हूं मैं। व्हाट्सएप करिएगा और एक बार नहीं कई बार करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत आते हैं आजकल। थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा है नंबर पे, बीच में काफी ध्यान दिया जा रहा था। थोड़ा सा गले की समस्या के कारण बात कम करता हूं मैं चाहता हूं आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए गले को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स मोड में रखा जाए। लेकिन हो नहीं पाता ऐसा, फिर भी बात तो करना ही पड़ता है। यस बताइए। नहीं 100 लेके नहीं करेंगे। केक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, सबको लेना पड़ेगा, इसके आंकड़े उठाने पड़ेंगे, या खुद से आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं मानेंगे। आया समझ में?
इसमें आप खुद से कुछ नहीं मान सकते, सारे आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर। लंबाई 100 है, चौड़ाई 80 है और ऊंचाई क्या है 40 है। तो इसका जो आयतन आएगा वो 100 गुणे 80 गुणे 40 आएगा। इसी को उसने कितना कम किया है 19% कम किया है, यानी कि मटेरियल कितना लिया गया है इतना ही लिया गया है। और यही मटेरियल इस मटेरियल के क्या होगा इक्वल होगा। इसी को छोटा करके इतना बनाया है ना आप, इसी को छोटा करके आपने इतना बनाया है, इसी को छोटा करके ये बनाया गया है। तो इसका मटेरियल और इसका मटेरियल दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसका मटेरियल कैसे पता चलेगा 100 गुणे 80 गुणे 40 और गुणे गुणे क्या कर देंगे 81/100 कर देंगे। तो केक छोटा हो गया जो कि इस मटेरियल के क्या होगा बराबर होगा। इसके मटेरियल का मैंने गलत बोला एक लाइन कि इसका मटेरियल बराबर होगा क्या, इसके मटेरियल का 81%, इसके मटेरियल का 81% इसके मटेरियल के बराबर होगा। ये है, समझ में आया, बोलने में कभी ओवरफ्लो हो जाता है, समझ रहे हैं बात को। इसका मटेरियल कहां से बराबर होगा, इसके मटेरियल का 81% इसके मटेरियल के बराबर होगा। आ गया समझ में, क्लियर है, बोलिए आप क्लियर है। तब आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। हाँ, अद्या कुमार कह रहे हैं दोबारा समझा दीजिए सर। सर यू स्लो कर दीजिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं, रिपीट कर दीजिए। आप लोग लेट आए होंगे तो रिपीट करा रहे हैं, वापस से वॉच अगेन में जाइए देखिए, नहीं आएगा तो कल फिर बताऊंगा। आप लोगों में से कोई बच्चा दोबारा रिपीट कराना चाहता है, तीनों क्लास सामने है हमारे, मैं पहली क्लास से पूछ लूं क्या आप लोग कुछ रिपीट कराना चाहते हैं, इसको सही बताइएगा, कोई संकोच नहीं करेगा। आप दूसरी क्लास कोई रिपीट नहीं कराना चाहता, आप तीसरी क्लास में देख लूंगा। ये हॉल नंबर 3 है मेरा। चलिए हॉल नंबर 3 वालों दोबारा बता दूं क्या, नहीं सिंपल है। देखिए केक को 19% कम करना मतलब उसका आयतन 19% कम करना। तो प्रारंभिक स्थिति में जो भी केक का आयतन उसका 81% नए वाले केक के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। बस सिंपल सी बात है, समझ में आया सबको, क्लियर है आपको। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जो करेगा सबसे शॉर्टेस्ट वे में उसको देंगे हम 5 रुपए का नगद पुरस्कार। सबसे शॉर्टेस्ट वे में, इतना जल्दी इसका मतलब घर से लगा के आए थे बाबू आप लोग पहले से लगाए हुए हैं या पहले से एक बार पढ़े हुए हैं बैच में, पक्का परसेंटेज एक बार पढ़े होंगे हमसे आप लोग, क्यों पढ़े ना एक बार परसेंटेज, फर्स्ट टाइम आप पढ़े हैं, सेकंड अच्छा फर्स्ट टाइम, ठीक, आप फर्स्ट टाइम लगा लिया आपने, कहाँ लगाया देखें। अच्छा शिवम तिवारी, एंड्रॉयड फोन ना हो तो आप आइए क्लास करिए, मैं कहाँ रोक रहा हूं। मैंने तो पहले ही टेलीग्राम पे डाला था कि कुछ दिन की बात है, 10-5 दिन की बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग, फिर अपना आइए क्लास में बैठ के पढ़िए। वैक्सीनेशन होने लगेगा फिर तो कोविड का कोई टेंशन ही नहीं है। अनूप प्रकाश पांडे कह रहे हैं 56.25, भोला प्रसाद कह रहे हैं 56.25, आलोक कनौजिया कह रहे हैं 75। आइए लीवोलन वाले हमारे बच्चे आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। अनिल सर इनके कमेंट हमें बताया करिए लीवोलन वालों के, और बीच बीच में दे दिया करिए मोबाइल, लीवोलन का हाल चाल मिल जाएगा। तो बच्चों कितने लोगों ने करा इसको यहां बैठ के, 2-4 लोगों ने ही किया है, आप लोगों ने कर लिया, हो गया है क्वेश्चन। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जो भाड़ा है तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है, तय की गई दूरी हो गई, इसका वर्गमूल ये हो गया, और इसके ये समानुपाती है यानी कि ये प्रोपोर्शनल हो गया। ये मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। भाड़ा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या हो गया, दूरी का स्क्वायर हो गया। सही है बच्चों, आ रहा है समझ में। अंडर रूट दूरी, सॉरी अंडर रूट दूरी, केवल अंडर रूट दूरी बोला गया है कि रेलगाड़ी का जो भाड़ा है दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, जो भाड़ा है दूरी के वर्गमूल के क्या है, दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। इसको लिखने का तरीका यह है कि आपका जो
फेयर है ट्रेन का वो क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो भाड़ा का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दूरी हो जाएगा। तो क्या बच्चों अगर मैं कोई फॉर्मूला ऐसे बनाना चाहूं, दूरी बराबर भाड़ा गुणे भाड़ा, बात क्या सही है मेरी? क्योंकि बच्चों जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहां क्या लगता है, एक कांस्टेंट k लगता है। और आप जानते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में k का कोई रोल नहीं है। जानते हैं आप लोग, प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में k का कोई रोल है नहीं। जैसे कहीं लिखा हुआ a प्रोपोर्शनल टू b लिखा हुआ है, a अनुक्रमानुपाती है b के, तो अगर इक्वल टू लगा के लिखना है तो कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू के बी, a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के बी। आ रहा है समझ में? लेकिन ध्यान रखिए यहां पर इस तरीके से इसको लिखेंगे अवश्य, लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर आपको k का कोई रोल दिखाई नहीं देगा। k का कोई रोल बच्चों है, k का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन है। तो परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखिए दूरी बराबर भाड़ा गुणे भाड़ा, दो चीजों का गुणा करके तीसरी चीज आ रही है। तो बताइएगा भाड़े पर किए गए खर्च में 25% की वृद्धि की गई है, तो भाड़े में 25% की वृद्धि, तो बच्चों ये भी तो 25% की ही वृद्धि होगी। तो दूरी कितना अधिक तय कर लेगा, तो दूरी में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, सीधे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगेगा। 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बाई 100 कितना, 56.25% की क्या वृद्धि। अनिल सर इंक तो खत्म हो गया, इसका रखा हुआ है ना। चलिए बच्चों ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? ये यूट्यूब वाले बालक भी ध्यान दें, तेलियरगंज तो अभी नहीं इसमें इस समय चल रहा है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। जो डेटा दिया गया है, हाँ होगा, उससे भी आंसर आएगा, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन वो टाइम खाएगा आपका। तो जब परसेंटेज चेंज का ही सवाल है तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला हमारा कैसे सेट हो रहा है, भाड़ा बराबर अंडर रूट दूरी। तो हम यहां बोल सकते हैं भाड़ा का स्क्वायर बराबर दूरी, तो दूरी बराबर भाड़ा गुणे भाड़ा कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। भाड़ा गुणे भाड़ा से आ रही है दूरी, मतलब ये केवल परसेंटेज चेंज के लिए हम ये पैटर्न उठाए हैं, परसेंटेज चेंज के लिए। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो के को लेके तो चलना ही पड़ता, ये नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं आपका, परसेंटेज वाला है, तो आप ऐसे तो उठा ही सकते हैं। हाँ डाटा से कर देते हैं, आप किए हैं लग रहा है डाटा से ही ना, डाटा से ही बच्चा किया। बच्चा कह रहा है डाटा से कर दीजिए सर। कितने लोग चाहते हैं कि जो दिए गए डाटा है उससे किया जाए क्वेश्चन? बहुत लोगों के मन में ये बात फल फूल रही थी। चलिए बढ़िया तरीका है जो मैंने कराया है, सही नहीं है ये तरीका? सही है। अब समझ रहे हैं इस तरीके का कोई परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन आया है तो हमको पूरा फिगर उठाने की क्या जरूरत, हम आराम से आंसर कर सकते हैं। मोहम्मद इकराम भी कह रहे हैं जो डाटा दिया गया है उससे एक बार बता दीजिए। सुनील यादव कह रहे हैं हम भी लीवोलन का हूं, अब रोज यूट्यूब पर आता हूं। लालू प्रसाद यादव है लग रहा है, गुड, बढ़िया है। सुनील यादव हम भी लीवोलन का हूं, इनका क्या बात है, उन्हीं के डुप्लीकेट लग रहे हैं। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। हम इसको अब कैसे करूंगा बताइए कैसे डाटा का यूज करके। चलिए देखिए, रेलगाड़ी भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भाड़ा
प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट दूरी हो गया, तो भाड़ा इज इक्वल टू के अंडर रूट दूरी हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब आइए, अब बोला गया 144 किलोमीटर की दूरी तय करने पर भाड़ा 36 रुपए है, तो 36 बराबर के अंडर रूट 144। के का यहां से मान निकालना पड़ेगा, तो के बराबर रुकिएगा 36 बराबर के गुणे क्या 12, 12 तिया 36, के बराबर 3 आ गया। ठीक, अब सुनिए, बोला गया यदि भाड़े पर किए गए खर्च में 25% की वृद्धि की जाए तो अब कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय की जा सकती है। नया भाड़ा क्या हो गया, 36 में 36 का 25% यानी कि 1/4, कितना 9 जुड़ेगा, कितना हो गया 45। नया भाड़ा आपका आ गया 45 रुपए, तो दूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यही पूछा गया। तो अगेन यही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, 45 बराबर के अंडर रूट क्या दूरी, के की वैल्यू क्या है बच्चे पूरा लिखते हैं एक बार, रुकिए, भाड़ा बराबर के अंडर रूट दूरी। इंक खत्म हो गया, मजा नहीं आ रहा लिखने में। अब 45 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट दूरी, तो बताइएगा 3 15 आया, तो दूरी बराबर क्या 225 आएगा। आ गया बच्चों। दूरी में वृद्धि बताइए कितने की वृद्धि हुई है, दूरी में वृद्धि क्या हो जाएगा, 225 में से 144 घटाइए कितना आएगा 81। वृद्धि प्रतिशत चाहिए, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा 81 बटा में 144 और गुणे 100, बताइए क्या, बोलिए 56.25 प्रतिशत, ये आपका आंसर है। 56.25% ये आपका आंसर है। इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एग्जाम में इतना समय तो रहता नहीं करने का, आप इसको डायरेक्ट करिए तो ज्यादा अच्छा है, सीधे सीधे करिए, डायरेक्ट करिए। हो गया बच्चों। क्लियर हो गया। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6ठे नंबर का सवाल है। किसी देश में गेहूं का जितना भी उत्पादन होता है, ये तरीका नहीं है एग्जाम का, छाप रहे हैं क्या इसको आप लोग, मिटा रहा हूं मैं। हाँ लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर ये रहता कि कोई न्यूमेरिकल फिगर पूछता कितनी दूरी अब तय करेगा, तो ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर दूरी पूछ ले कि कितनी अब दूरी तय करेगा या कितना अधिक दूरी तय करेगा, तो उसको इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है, मार्कर ले आए दूसरा। चलिए अब बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। किसी देश में गेहूं का जितना भी उत्पादन होता है उसका 4% चूहे खा जाते हैं, और तब 280 मिलियन टन गेहूं का आयात होता है। आयात मतलब बाहर से उसको मंगाया जाता है। आया समझ में, इंपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंपोर्ट। यदि 7% गेहूं चूहे खा जाते तो 210 मिलियन टन गेहूं और मंगाना पड़ता। और मंगाना पड़ता मतलब पहले 280 मंगाया जा रहा था, अब 210 और, यानी कि 490 टन मंगवाना पड़ता। समझ में आ रहा है। अब देखिए, देश में जो गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन है, यदि क्या पूछा गया, देश में गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन क्या है ये पूछा गया है। कंडीशन दी गई है, यदि मान लिया जाए कि गेहूं का उत्पादन देश में उसकी मांग जितना है। तो सुनिए बच्चों, अगर ये चीज लिख दिया है कि जितना उत्पादन होता है उतने की ही मांग है, जितना उत्पादन होता है उतने की ही मांग है, इसका मतलब उत्पादन का जितना % चूहे खा जा रहे हैं उतना ही आप क्या कर रहे हैं, आयात भी कर रहे हैं। उतना आप क्या कर रहे हैं, आयात। आ रहा है समझ में। आयात मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट। ठीक है, और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंफ्यूजन में मत रहिएगा आयात निर्यात में। ठीक है, तो आयात करना मतलब बाहर से मंगाना। तो चूहों ने निपटा दिया 7% गेहूं, इसका मतलब बताइए।
नहीं नहीं, जितना उत्पादन है उसका 4% उत्पादन, उत्पादन का 4% चूहे खाए हैं। और आखिरी वाली लाइन ये लिखी गई है कि देश में गेहूं का उत्पादन उतना ही होता है जितनी मांग है। आया समझ में? यानी कि जितनी भी मांग है, मांग की पूर्ति तो देश में होनी है ना, तो चूहे जितने खा जाएंगे उतना ही हम क्या करेंगे, मांग की पूर्ति के लिए आयात करेंगे। यानी कि 7% ही किसके बराबर होगा, 210 के। 210 टन मंगाया गया था ना, नहीं 280, अच्छा नहीं नहीं 210 नहीं, सुनिए 4% बराबर, 4% खाए हैं ना, तो 4% खाए हैं तो कितना मंगाना पड़ रहा है, 280। तो यही बच्चे 4% बराबर किसके, 280 टन, मिलियन टन है। तो बच्चों 100% किसके बराबर, 1% बराबर किसके, 70 के, तो 7000, ठीक है, मिलियन टन लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन है। या और ये कैसे हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर 7% गेहूं चूहे खा रहे हैं तो उसको टोटल कितना मंगाना पड़ेगा, 210 प्लस 280। और मंगाने का मतलब क्या बच्चों, बताइए। यानी कि कुल मंगा रहे हैं 210 प्लस 280, टोटल कितना, ऐसे लिखिए 280 प्लस 210, यानी कि 490 टन मंगा रहे हैं। तो 1% बराबर 70 के, तो 100% बराबर किसके, मिलियन टन के। या 7% और 3%, सॉरी 7% और 4% का अंतर क्या, 3%। इसको सोचिएगा आप लोग भी कि 3% बराबर डायरेक्ट हम 210 टन के भी कर सकते हैं, मिलियन टन के कर सकते हैं कि नहीं। अतिरिक्त 3% खाए हैं तो अतिरिक्त कितना मंगाना पड़ा है, बताइए, 210 मिलियन टन। तो 1% बराबर किसके, तो 100% बराबर किसके। सही है बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आइए, यूनिट गलत लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन में ऑप्शन गलत दिया गया है, उसको सही कर लीजिए। आदित्य कह रहे हैं मेरी मैथ बहुत कमजोर है, कैसे मजबूत करें, प्लीज सर बताइए। देखिए मैथ आपकी कमजोर क्यों है, क्योंकि आपने शुरू से मैथ पढ़ा नहीं है, मैथ से हमेशा भागे हैं, इसलिए आपकी मैथ कमजोर है। ये तो रहा कारण, ठीक। आज भी आपकी मैथ कमजोर है, इसका भी कारण, क्योंकि आज भी आप मैथ से जुड़ाव नहीं रख पा रहे हैं, मैथ लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे क्या पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन में, तो जितना आपको पढ़ाया जाता है मन नहीं लगता होगा आपका रूम पे जाके पढ़ने का या दोबारा लगाने का, या जो एक बार पढ़ चुके हैं उसको आप दोहराते नहीं होंगे, दोहराने का मन आपको नहीं करता होगा, मन का मतलब दिमाग पे प्रेशर बन जाता होगा, सिर दर्द होने लगता होगा, ऐसी कई सारी समस्याएं आपको होंगी। तो ये तो सब कारण है आपके, कारण आप खुद ही हैं कि मैथ आपकी कमजोर है, ठीक है। अब उसका उपाय क्या है, उपाय बच्चों है, इसकी चर्चा होगी थोड़ी देर बाद, चलिए अगली क्लास में होगी, ज्योमेट्री वाले में चर्चा होगी, आइएगा ज्योमेट्री वाली क्लास में, उसमें इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ क्लास वर्क। क्लास वर्क हमारा 7वें नंबर के क्वेश्चन से आपको लगाना है, 7वां। हम 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो लगा लेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है, जो लगाएगा उसको चॉकलेट। 7वां 8वां चॉकलेट कौन सा, देखिए चॉकलेट की ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं, हाँ डेयरी मिल्क मैंने सुना है, कैडबरी भी सुना है, ये 2 चीजें मैंने सुना हुआ है। तो और भी है क्या, यही मेनली तो यही 2 होते हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अभी अनिल जाएंगे, किसी को भेजेंगे लेकर आएंगे, जो बच्चे ये लगा लेंगे 7वां 8वां और 9वां, ठीक। देखिए कौन लगा पाता है। और चॉकलेट ये नहीं बच्चों, ये एक सम्मान है, चाहे 1 रुपए की टॉफी मिले, चाहे 5 रुपए का चॉकलेट मिले, तो सब बात सम्मान की होती है। लगाइए क्वेश्चन लगाइए, एक्सपर्ट को मैं भेज रहा हूँ क्लास में, वो रहेंगे आपके क्वेश्चन डिस्कशन पे खड़े रहेंगे यहीं पर। समय थोड़ा कम मिल रहा है इस समय आपको, इसका कारण मैंने आपको बताया है कि लंबे समय से ये
हाँ तो आप 10-15 दिन आराम से, 15 दिन तो रहेगा ही कम से कम। कब पेपर है आपका? हाँ तब तक तो उसके बाद रहेगा, 15 से पहले तक लाइव रहेगा। कोई एक्सपर्ट है क्या यहाँ पर? हाँ आप सर अंदर रहिए, तीनों क्लास रूम में देखते रहिए, ठीक है, और प्रॉपर सही तरीके से मास्क लगा रहिएगा, ठीक है, ओके।